चलें इसको मजीद देखते हैं। वो जनरल लाइंस होंगी, स्पेसिफिक जो है वो हम नहीं लिखेंगे। ये बहुत से लोग जो हैं वो गलती कर देते हैं, जब वो अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वो पहले ही स्पेसिफिक से शुरू कर लेते हैं, जो कि एक बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। सो इंट्रोडक्शन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल चीजों की, फिर स्पेसिफिक आइडियाज की तरफ चलते हैं। पार्टिसिपेंट्स ये रूल्स कभी नहीं भूलेंगे आप जो है। मे बी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज रूल्स अगेन, बट इंट्रोडक्शन जब भी लिखना है इन रूल्स के ऊपर बेस्ड होगा हमारा जो है वो। ठीक है। अच्छा जी। अह, अब हमारे पास जो है एक सिंपल सा जो है वो काम है, और वो है हमारे पास के इंट्रोडक्शन लिखना, और स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो हमें लिखना। तो हम एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? अच्छा, इंट्रोडक्शन आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए यू नीड टू फॉलो सम थिंग्स, यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। अब वो कौन कौन से हैं? कैसा इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इसको पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। जी प्लीज मानूर। असल में ना ये जूम ने दो लोगों को ग्रुप किया हुआ है, दोनों की नेम जो है वो मुख्तलिफ हैं, बट आइकॉन सेम ही है। हादिया और मानूर का ना कलर जो है वो मेरे पास सेम है। सो हादिया का नाम कभी ऊपर आ जाता है, सो जब फिर उनका आ जाता है ऑलवेज थिंक कि शायद वो पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज मानूर। Okay. A strong introduction introduces the topic clearly, gives several sentences of यस information about the यस topic, यस यस, state the थैंक thesis, यू the सो main मच। idea of the. ओके, ये जो इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक क्लियरली है ना, कल आपने जो है एक चीज देखी थी, हमने कल एक इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश की थी। हमने कल एक इंट्रोडक्शन देखा था। अच्छा, अगर आपको याद हो तो क्या वो क्लियरली बता रहा था हमारे सामने जो है इंट्रोडक्शन, सारे के सारे टॉपिक को वो क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा था कि वो क्या था? इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो कि क्या उसमें सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर थी? यस। इफ यस, देन यू नीड टू रिमेम्बर कि आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन हमेशा जो है उसमें टॉपिक को क्लियरली बताओगे। और ये क्या, आप टॉपिक तब तक क्लियरली नहीं बता सकते हो जब तक आपको खुद टॉपिक की समझ नहीं है। मेरा मशवरा है, सीएसएस का पेपर जब आपके पास आता है, कम से कम 3 से 5 मिनट तक सिर्फ उस टॉपिक को गौर से समझने की कोशिश करो। अगर आपने टॉपिक के अंदर कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, तो ये जो इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक क्लियरली है, ये इंट्रोड्यूस टॉपिक जो है वो क्लियरली नहीं होगा। सारे का सारा सीएसएस जो है वो अगली दफा दोबारा देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे का क्रक्स होता है। ठीक है जी, प्लीज आगे जी। Give several statement sentences of information about the topic. ओके जी, अब ये देखिए कि सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो टॉपिक के मुतालिक का हो। अब चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कल हमने जो है वो जो डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या हो सकता है। अच्छा, वो आउटलाइन जो है वो आप लोगों ने उसकी पिक्चर्स ली हुई थी, ग्रेट। वो आपके पास जो है वो होंगी। आ, उसमें आप जरा ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि सारी की सारी लाइनें जितनी हैं वो सिर्फ एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रही हैं, एक ही चीज को बता रही हैं, और वो आपके पास है टॉपिक के मतलब। सो जी, दूसरा रूल जो है ये भी आपको याद रहना चाहिए, दैट इज टॉपिक को क्लियरली बताया और सेवर इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। जी प्लीज, थर्ड वन। States the thesis of the essay. स्टेट द थीसिस द मेन आइडिया ऑफ द। अच्छा, ये तो सारी की सारी हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें होंगी कि जो हमारे इंट्रोडक्शन में अगर शामिल है तो वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो एक वीक इंट्रोडक्शन बन जाएगा। और हमें वीक इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। वीक इंट्रोडक्शन ये वाले काम हम अगर करेंगे तो इट मीन्स कि हम अपने सीएसएस या पीएमएस से बिल्कुल दूर चले जाएंगे। कौन कौन से काम हमने नहीं करने, समझने की कोशिश की जाएगा जी। स्टेप वन। It doesn't give enough information about the topic or gives too much. ओके यस। या तो आप अपने टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो, आप बहुत कम दे रहे हो, बहुत टू मेनी डिफरेंट टॉपिक्स। सीएसएस में आपको याद रखने की जरूरत है कि हर
एक पैसेज के अंदर आप एक पैराग्राफ में एक आइडिया को डिस्कस करते हो। एक से ज्यादा आइडियाज कभी डिस्कस नहीं किए जाते हैं सीएसएस के पेपर के अंदर। कभी भी एक से ज्यादा आइडियाज को डिस्कस नहीं करना। और तीसरे नंबर पे अगर आप थीसिस स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि वो एक वीक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, वो एक वीक इंट्रोडक्शन है जिसका कोई स्कोर नहीं मिलेगा। अब जो है जरा ये कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में चीजें दी गई हैं कि वीक है या स्ट्रांग है। आप मुझे जरा बताइएगा कि सिर्फ देख के क्या पता चलता है आपको कि ये जो ए वाला है क्या ये वीक है या ये स्ट्रांग है? सिर्फ जो ए पे वीक। दिया गया है आपके पास, वीक। मानूर को लगता है वीक है, जैनब को लगता है कि वीक के बाद वीकेस्ट है, वीकर भी नहीं है वीकेस्ट है, राइट। नईम को लगता है कि ये वीक है, हादिया को लगता है ये वीक है। अच्छा जी, दूसरे वाले को अपेरेंटली अगर आप देखें तो ये क्या लगता है, द नंबर ऑफ बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट, ये क्या है? कंपेयर टू ए क्या? स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको ना चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो एक दफा ना मानूर हम रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या वो जो पैरामीटर्स हमने ऊपर देखे हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो जरा इसको जो है वो देखिएगा, द नंबर ऑफ बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट। Okay, sir. The number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers too are using the internet in a greater numbers to buy all types of products such as books, cameras, and clothing. Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both businesses and consumers. अच्छा, सबसे पहले इसका एक टाइटल सजेस्ट कीजिए, आपको क्या लगता है इसका टाइटल क्या होगा? टाइटल क्या हो सकता है इसका जो है वो? एनी आइडिया? एक छोटी सी जो है वो आपके सामने डिटेल है, 4-5 लाइनों का पैसेज है। ग्रेट, बड़ा आसान टाइटल था सलमान, वेरी गुड। आप फील करें हमने आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है। यस, इसका टाइटल हो सकता है ई बिजनेस। ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं होगा, ई बिजनेस होगा। और वो हमारे पास जो है वो हमें पता भी चल रहा है, इसके अंदर उसने यूज भी किया हुआ है, ऑल द ई बिजनेस जो है वो होगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? इस पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट है? क्या थीसिस स्टेटमेंट है? जरा गौर से देखिए इसको जो है वो। थीसिस स्टेटमेंट है? जी सर, लास्ट सेंटेंस, ओके। क्यों जी, आपको क्या लगता है थीसिस स्टेटमेंट इसके अंदर है? थीसिस स्टेटमेंट किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन के आखिर में पाई जाने वाली वो लाइन है जिसमें वो पूरे के पूरे ऐसे के अंदर क्या बताना चाहता है, पूरे का पूरा ऐसे उसके गिर्द जो है वो घूमता है। सो हादिया को लगता है कि इसमें है। ठीक है, क्या लगता है जी इंशरा को, हसनैन को, मानूर को, इमरान को, सलमान को, जैन को और जैनब को? बाकियों को क्या लगता है जी? जैन, आपको क्या लगता है? लास्ट सेंटेंस, ओके। अच्छा जी, हम एक एक्टिविटी कल जो है वो आगे बढ़ने से पहले ये काम करते हैं कि 2023 का जो पेपर है, नेम प्लीज वो पेपर शेयर कर दीजिएगा। अ, इनके अंदर जो है ये जिस तरह से आपको ये थीसिस स्टेटमेंट का नहीं पता चल रहा था, आपने इनकी थीसिस स्टेटमेंट्स की अटेम्प्ट करनी है। अब थीसिस स्टेटमेंट आप बनाएंगे, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे कि आपने थीसिस स्टेटमेंट, याद रखिएगा, पूरे के पूरे ऐसे में जो अपने पॉइंट लेना होता है, जो साइड लेनी होती है, वो आपके पॉइंट को, मरकजी ख्याल को हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, आपकी ये असाइनमेंट है। पहली असाइनमेंट ये है कि आपने 2023 सीएसएस के पेपर के जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनकी थीसिस स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है और उन्हें आपने शेयर करना है। ठीक है, क्लियर? ये एक्टिविटी जो है वो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी ये है। इफ इट इज क्लियर देन हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ जो है वो। एक्टिविटी नंबर 2 में हमारे पास, मैंने अर्ज किया था कि ग्रीक के कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं। चूंकि वोकेबलरी के वर्ड्स ज्यादा होते हैं इसलिए हम इन्हें प्रेसी और ऐसे दोनों क्लासेस में करते हैं, और इनको आप इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, और इनको आप जो है वो अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज करोगे। पहला जो हमारे पास वर्ड है आज का, ये है हमारे पास अपीज। अपीज कहते हैं किसी को तसल्ली देना, किसी को दिलासा देना।
ठीक है, अपीज अपीज अपीज। दूसरे नंबर पे है अपोजिट, APPOSITE। अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट का मतलब है मौजू होना किसी चीज का, किसी चीज के लिए, कोई शख्स किसी चीज के लिए मुनासिब होना। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी एप्रीहेंड, APPREHEND। किसी को पकड़ लेना, खदशा होना, गिरफ्तार करना, ये एप्रीहेंड है। ठीक है। आसान आसान से वर्ड है जी। नंबर फोर्थ पे हमारे पास है एप्टीट्यूड, APTITUDE। एप्टीट्यूड जो है वो जहनी रुझान को कहा जाता है कि किसी का एप्टीट्यूड क्या है। नंबर फाइव पे हमारे पास है एक्यूलाइन, AQUILINE। आसान है जी। लाइन को तो आप जानते ही हैं, उस लाइन से पहले एक्यू लगा दिया, एक्यूलाइन जो है वो आपके पास हो गया। एक्यूलाइन का मतलब होता है कोई एक ऐसा शख्स जिसकी नजरें बहुत तेज होती हैं, शार्प माइंडेड होता है, उकाबी नजरें होती हैं, उसे हम एक्यूलाइन कहते हैं। ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ हुक्ड पर्सनालिटी। अभी हम जो है वो कुछ चूंकि आसान है तो हम ये देखते हैं कि अपीज, अपोजिट, एप्रीहेंड, एप्टीट्यूड, एक्यूलाइन, क्या ये पांचों के पांचों आपको याद हो चुके हैं? यू जस्ट नीड टू राइट द नंबर्स जितने आपको मीनिंग्स याद हो गए। अपीज, दलासा देना, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट समवन के जो आप जो है वो ये करें। एक्यूलाइन का मतलब होता है सो हैविंग वेरी शार्प आईज। ठीक है, अकाबी नजरें जो हैं, शार्प। इसके अलावा जो तेज होता है जिसको वाइज कह लो, ठीक है, एक्यूलाइन होता है। सो कितने हो चुके हैं आपको, जरा इसको देखिएगा। किसी को कोई भी वर्ड याद नहीं हुआ? मानूर को सिर्फ पांच हुए। ओके। नंबर सिक्स पे हमारे पास है आर्किक, ARCHAIC। आर्किक, आर्किक का क्या मतलब होता है जी? आर्किक का मतलब क्या होता है जी? आसान सा वर्ड है जी, बताइए जरा। बहुत आसान है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लीपिंग। कौन कौन जो है वो सो रहा है? आर्किक का क्या मतलब होता है जी? आर्किक, ओल्ड, वेरी गुड, ट्रेडिशनल, कदीम जो है उसे आर्किक कहा जाता है। नंबर सेवन पे हमारे पास है अर्डोर, ARDOUR, अर्डोर। अर्डोर का मतलब होता है किसी तरफ आपकी रुग़बत होना, किसी चीज का शौक रखना। नंबर एट पे है आपके पास अरे, अरे का मतलब तरतीब देना किसी चीज को। ठीक है। नंबर नाइन पे अरोयो है, ARROYO। अरोयो का मतलब होता है किसी भी जगह पे पानी का या आग का गुजरगाह होना, उसका गुजर जाना। नंबर टेन पे हमारे पास आर्टिफिस है, ARTIFICE। आर्टिफिस का मतलब होता है कोई चाल चलना, कोई हीला बहाना करना। नंबर इलेवन पे आर्टिजन है, बड़ा आसान है, कारीगर को कहा जाता है। ठीक है, जो किसी चीज में महारत रखता है। नंबर ट्वेल्व पे असर्टन है, ये भी बहुत आसान है, किसी चीज को मालूम करना, उसको सर्टन बनाना। नंबर थर्टीन पे एस्पेरिटी है, ASPERITY। एस्पेरिटी किसी चीज की सख्ती को कहा जाता है, खुरदरेपन को कहा जाता है। नंबर फोर्टीन पे हमारे पास असोच है, ASSUAGE। दिलासा देना होता है, इसका मतलब जो है वो किसी चीज की शिद्दत को कम करना होता है। और नंबर फिफ्टीन पे एस्ट्रॉइड है। और आप ये जानते हैं कि एस्ट्रॉइड हमारे पास जो है वो क्या होता है जी? क्या होता है एस्ट्रॉइड के, क्या मतलब है? एस्ट्रॉइड के क्या मीनिंग्स हैं जो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स? क्या होते हैं जी एस्ट्रॉइड्स? अच्छा जी, ये तो वोकेबलरी आप करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जो है रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, सीआरएचए को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ना कल की क्लास में जो है ये वोकेबलरी और इनके सेंटेंसेस प्लस जो है नहीं, मैंने शेयर की थी 2023 के जो है वो वर्ड जो है वो CSS 2023 की जो वोकेबलरी होगी ना कल के पेपर में, नहीं वो जरा मुझे याद करवा दीजिएगा। अगर आपको मिल जाए तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं उसे देख के एक दफा जो है वो शेयर कर दूंगा, अगर कोई मुश्किल अल्फाज हुए तो उसको मैं बता दूंगा। CSS 2023 की जो वोकेबलरी है उसको हमने इसके साथ अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। सो जी, दो एक्टिविटीज हो गई। एक 2023 के पेपर में से जो है वो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। वो थीसिस स्टेटमेंट
सिर्फ आपकी 1 से 2 लाइनों की बनेंगी, यानी कि अगर वो 10 ऐसे हैं तो वो आपने बामुश्किल जो है वो 20 लाइनें लिखनी है, 1 पेज भी नहीं होगा। फिर ये आसान से वर्ड्स हैं, अपीज़ है, अपोज़िट है, एप्रीहेंडेड है, ठीक है? ये सारे के सारे वो हैं जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। सो इनको तो आपने भी याद कर लिया होगा, आई एम श्योर। तो इनके बारे में तो क्या परेशान होना। अच्छा, ये एप्रीहेंड जो है वो नंबर 3 पे इसका स्पेलिंग आई थिंक APPREHEND, ये HEND है एप्रीहेंड। तो इसको करना है और साथ में 2023 की वोकैब्युलरी है। ये वोकैब्युलरी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करना और इनको 20 सेंटेंसेस में यूज़ करना और ये कल जो है वो सबमिट करवाना है। याद रखिएगा, ये सीएसएस पीएमएस में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लिखें नहीं, आप काम नहीं करो और फिर भी चीज़ें पास हो जाएँ। इट्स नॉट द केस। यू विल हैव टू वर्क हार्ड और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और मानूर, हमने अपना आर्टिकल नेक्स्ट जो है वो कब शेयर करना है? आपने आई थिंक कर दिया हुआ है। मानूर ने आर्टिकल शेयर कर दिया हुआ है। सो जी, क्लियर अबाउट द असाइनमेंट्स? क्या आपको असाइनमेंट्स का पता चल चुका है? क्लियर अबाउट द असाइनमेंट्स? और आई थिंक कि काम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ही है। मैंने बताया था कि मैं वो सारी की सारी जो चीज़ें आप शेयर करते हैं, उन्हें ज़रूर देखता हूँ और हम लोग जो हैं डेफ़िनेटली जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उन्हें गेट बैक करें और उन्हें बताया जाए। तो जी, ख़्याल रखिए अपना सारा। क्लासेस को बहुत टाइम से और बहुत रेगुलरली जॉइन करें और अगर आप ये काम जो मैं असाइन कर रहा हूँ अपने तौर पर नहीं कर रहे हैं, तो आप एक शख्स में दुनिया को धोखा दे रहे हैं और वो आप खुद हैं। एक ही सेंटेंस में वो 2-3 हो सकती हैं, 2-3 हो सकती हैं, ठीक है? 2-3 हो सकती हैं, ठीक है जी? तो आप एक इंसान को धोखा देंगे और वो अज़ीम इंसान आप खुद हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सर नहीं देखते हैं। इनफैक्ट इसीलिए तो सिर्फ 10 से 15 लोग होते हैं क्लास में ताकि सबके कामों को देखा जा सके। वरना क्या ज़रूरत है 3-3 4-4 ग्रुप्स बनाने के सीएसएस के और पीएमएस के। 30-40 लोगों को एक ही ग्रुप में इकट्ठा कर दें, जहाँ पे फिर फाइलें ही फाइलें आती चले जाएँ और पता ही ना चले कि किसने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा। हमने देखा बड़े लिमिटेड लिमिटेड से स्टूडेंट्स होते हैं ना आपकी क्लासेस में, ताकि पता चल सके और इंडिविजुअल लेवल पे जिन लोगों को मैं रिस्पॉन्स कर रहा होता हूँ ना, गलतियाँ जिनकी ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें भी पता चलता होगा। जब आपके भी ब्लेंडर्स आएँगे तो मैं आपको भी ज़रूर बताऊँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और आप सबसे मुलाकात होगी। ये कंपल्सरी असाइनमेंट्स के साथ इनको कीजिए, ख्याल रखिए अपना और कल जो है वो फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।